मेजरमेंट ऑफ द मनी सप्लाई देखते हैं। M1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द पीपल, उसके अंदर ऐड करेंगे डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, जिसके अंदर करंट एंड सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स आएंगे। अदर डिपॉजिट विद RBI को भी ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, M1 आ जाएगा। M2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो M1 के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। M3 देखेंगे तो M1 के अंदर ऐड करना पड़ेगा टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। M4 देखेंगे तो M3 के अंदर ऐड करना पड़ेगा टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर से एक्सक्लूड करना पड़ेगा NSE को। रिजर्व मनी, न्यू मॉनिटरी एग्रीगेट्स क्या है, तो रिजर्व मनी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो करेंसी इन सर्कुलेशन के अंदर ऐड कर देते हैं बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI, उसके अंदर ऐड कर देते हैं अदर डिपॉजिट विद RBI। नेट RBI क्रेडिट टू द गवर्नमेंट के अंदर ऐड किया जाता है RBI क्रेडिट टू द कमर्शियल सेक्टर, उसके अंदर ऐड किया जाता है RBI क्लेम्स ऑन दी बैंक्स, उसके अंदर ऐड किया जाता है RBI नेट फॉरेन असेट्स, उसके अंदर ऐड किया जाता है गवर्नमेंट की करेंसी लायबिलिटीज़ टू द पब्लिक, उसमें से लेस किया जाता है RBI के नेट नॉन मॉनिटरी लायबिलिटीज़। कैलकुलेट करके बताइए नैरो मनी नैरो मनी M1 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, करेंसी विद द पब्लिक हमको दे दिया है 90,000 करोड़ का, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम दिया है, टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम दिया है, अदर डिपॉजिट विद द RBI दिया है, सेविंग डिपॉजिट ऑफ द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक दिया है। हमको NM1 के अंदर क्या क्या कंसिडर करना पड़ता है, तो करेंसी जो पब्लिक के पास है उसको कंसिडर करना पड़ता है, वो कितनी 90,000 करोड़ की है। डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम उसको भी ऐड कर देना पड़ता है, वो कितना है तो 2 लाख करोड़ का है। उसके बाद टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम है, उसको कंसिडर करना पड़ेगा क्या, नहीं उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2,20,000 रुपये का उसको कंसिडर नहीं करना है। अदर डिपॉजिट विद RBI है, इसको कंसिडर करना पड़ता है, तो इसको कंसिडर करेंगे 2,80,000। सेविंग डिपॉजिट ऑफ द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,70,000 करोड़ का आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं, कैलकुलेट करके बताइए क्रेडिट मल्टीप्लायर, अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो है वो 10% एंड 12.5% है, हर 1 लाख डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, तो टोटल क्रेडिट मनी क्रिएटेड कितना होगा बैंकिंग सिस्टम के द्वारा हर केस के लिए, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है, रेसिप्रोकल है ऑफ द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो का, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, तो RRR कितना है 0.10 अगर होगा तो 10% क्रेडिट मल्टीप्लायर है, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0.10 करेंगे तो 10 टाइम्स आ जाएगा। RRR अगर 0.125 मतलब 12.5% है, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 0.125, तो 8 टाइम्स आ जाएगा। क्रेडिट क्रिएशन कैसे निकलेगा, तो इनिशियल डिपॉजिट है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 डिवाइड बाय RRR से। RRR अगर 0.10 है तो क्रेडिट क्रिएशन कितना हो जाएगा, 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइड बाय 0.10 से, तो 10 लाख आ जाएगा। RRR अगर 12.5 है तो क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा, तो 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइड बाय 0.125 से, तो कितना आएगा 8 लाख आ जाएगा। बोल 10 लाख का नहीं 8 लाख आ जाएगा। कैलकुलेट करके बताइए करेंसी विद द पब्लिक फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, रुपीज़ इन करोड़ के अंदर नोट्स इन द सर्कुलेशन दे दिए गए, सर्कुलेशन ऑफ द रुपी कॉइन्स दे दिए गए, सर्कुलेशन इन द स्मॉल कॉइन्स दे दिए गए हैं।
कैश ऑन हैंड विद द बैंक्स दे दिए गए। अगर हमको देखना हो करेंसी पब्लिक के पास कितनी है तो उसके अंदर क्या क्या आएगा, नोट्स इन द सर्कुलेशन आएगा, सर्कुलेशन ऑफ द रुपी कॉइन्स आएगा, सर्कुलेशन ऑफ द स्मॉल कॉइन्स आएगा, और उसमें से माइनस कर दिया जाएगा कैश ऑन हैंड विद द बैंक्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग टोटल देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर टोटल किया जाए तो ये 24,24,621 करोड़ आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं, कैलकुलेट करके बताइए M2 फॉलोइंग डेटा हमको दिया गया है, नोट्स इन द सर्कुलेशन दिया है, सर्कुलेशन ऑफ द रुपी कॉइन्स दे दिए गए, सर्कुलेशन ऑफ द स्मॉल कॉइन्स दे दिए गए, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक डिपॉजिट कैश ऑन हैंड विद द बैंक, डिपॉजिट मनी ऑफ द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, अदर डिपॉजिट विद द RBI, टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। M2 के लिए क्या करना पड़ता है, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक डिपॉजिट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, M2 आ जाएगा। जहाँ पर M1 क्या होता है तो करंट नोट्स इन द सर्कुलेशन, उसके अंदर ऐड किया जाता है सर्कुलेशन ऑफ द रुपी कॉइन, उसके अंदर ऐड किया जाता है सर्कुलेशन ऑफ द स्मॉल कॉइन्स, उसमें से लेस किया जाता है कैश ऑन हैंड विद द बैंक। तो यहाँ पर नोट्स इन द सर्कुलेशन कितना है, 24,20,964 का है, उसमें ऐड किया जाता है सर्कुलेशन ऑफ द रुपी कॉइन्स, वो कितना है तो 25,572 है, उसके अंदर ऐड किया जाता है सर्कुलेशन ऑफ द स्मॉल कॉइन्स, वो कितना 743 का है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है कैश ऑन हैंड विद द बैंक, कैश ऑन हैंड विद द बैंक, सॉरी उसमें क्या ऐड किया जाता है, सर्कुलेशन ऑफ द स्मॉल कॉइन्स, सर्कुलेशन ऑफ द स्मॉल कॉइन्स कितना था 743 का था, 743 का था, और 743 के बाद और क्या ऐड किया जाएगा, 743 के बाद ऐड किया जाता है कैश ऑन हैंड विद द बैंक, वो कितना 97,563 का है, उसमें से लेस किया जाएगा 97,563, यहाँ पर ऐड लेस दोनों किया है, लेकिन हमको ऐड और लेस यहाँ पर जो ऐड भी किया है और लेस भी किया है कैश ऑन हैंड विद द बैंक्स वो गलत है। यहाँ पर जो कैश ऑन हैंड विद द बैंक्स है वो सिर्फ लेस होगा, यहाँ पर ऐड किया गया है वो गलत है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ऐड होगी और क्या लेस होगा, तो यहाँ पर नोट्स इन द सर्कुलेशन जो 24,20,964 का है वो उसको हमको ऐड करना पड़ेगा, सर्कुलेशंस ऑफ द रुपी कॉइन्स को ऐड करना पड़ेगा 25,572 का, सर्कुलेशंस ऑफ द स्मॉल कॉइन्स जो 743 का है उसको भी हमको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद कैश ऑन हैंड विद द बैंक्स जो है उसको हमको लेस करना पड़ेगा जो कि 97,563 का है। ये जो 97,563 को ऐड किया गया है वो गलत है, वो नहीं आएगा यहाँ पर, सिर्फ वो लेस ही होगा। उसके अंदर ऐड क्या करेंगे हम लोग, तो डिपॉजिट मनी ऑफ द पब्लिक, डिपॉजिट मनी ऑफ द पब्लिक कितना है 17,76,199 है, वो कितना है 70,76,199 है, तो उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, हमारे पास M1 निकल के आ जाएगा 41,25,915। अभी M2 देखेंगे तो M1 के अंदर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट को ऐड कर देना पड़ता है, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट कितना है तो 14,1786 मतलब 1,41,786 है, तो टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 42,67,701, कितना आ जाएगा 42,67,701 आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारा M2 आ गया। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं, अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो जो है वो 10% है, करेंसी इन द सर्कुलेशन 400 बिलियन का है, डिमांड डिपॉजिट्स जो है वो 1000 बिलियन के हैं, एक्सेस रिजर्व टोटल 1 बिलियन का है, फाइंड आउट करके बताना है मनी मल्टीप्लायर वैल्यू, तो R कितना आएगा 10% है, R कितना है 10% है, इसका मतलब 0.10 लिख सकते हैं हम। करेंसी कितनी है तो 400 बिलियन है, डिपॉजिट्स कितनी है तो 1000 बिलियन है, एक्सेस रिजर्व कितना पड़ा है हमारे पास 1 बिलियन का है। तो मनी सप्लाई क्या, जिसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं M डिनोट करते हैं, M इज इक्वल्स टू करेंसी प्लस बाय डिपॉजिट्स, करेंसी और डिपॉजिट्स का टोटल करेंगे तो मनी सप्लाईस आ जाएगा, M आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1400 बिलियंस आ जाएगा। अगर C देखें तो C कैसे फाइंड आउट करते हैं, C इज इक्वल्स टू C डिवाइड बाई D, यहाँ पर C कितना है तो करेंसी है हमारा 400 बिलियन का, उसको डिवाइड D से करेंगे डिपॉजिट से, डिपॉजिट कितना 1000 बिलियन का तो 0.4 आ गया। या तो आप ऐसे बोलो कि डिपॉजिट होल्डर्स जो हैं वो होल्ड कर रहे हैं 40% ऑफ देयर मनी एज अ करेंसी, वो लोग कितना होल्ड कर रहे हैं, सिर्फ 40% ही होल्ड कर रहे हैं मनी करेंसी के फॉर्म में। अगर हम लोग E देखें, E कितना आएगा तो 1 बिलियंस डिवाइड बाय 1000 बिलियन,
ये कितना आएगा, 1 बिलियन डिवाइड बाय 1000 बिलियन, तो वो कितना आ जाएगा 0.001, यानी कि बैंक कितना होल्ड कर रहा है, बैंक कितना होल्ड कर रहा है, 0.1% होल्ड कर रहा है डिपॉजिट्स का। क्यों, क्योंकि वो एज एक्सेस रिजर्व, मतलब एक्सेस रिजर्व के तौर पे वो लोग होल्ड करके रख रहे हैं। कितना है वो, 0.1% है वो। मल्टीप्लायर अगर हम लोग देखें तो 1 प्लस 0.4 को डिवाइड किया जाएगा 0.1 प्लस 0.001 प्लस 0.4, तो कितना आएगा, 1.5 को डिवाइड किया जाएगा 0.501 से, तो कितना आएगा 2.79। इसका मतलब एक यूनिट इंक्रीज इन द एम से लीड करता है 2.79 यूनिट इंक्रीज इन द एम। शॉर्ट आंसर्स देखते हैं। एक्सप्लेन करके बताइए नेचर ऑफ द करेंसी इश्यू अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम्स। मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो सेंट्रल बैंक है उसको एम्पावर्ड करता है, मतलब उसको पावर देता है इश्यू करने के लिए करेंसी कोई भी एक्सटेंट तक, लेकिन उसको क्या रखना पड़ेगा, सर्टेन मिनिमम रिजर्व्स ऑफ द गोल्ड रखना पड़ेगा। जैसे जैसे वो करेंसी को क्या करेगा, इश्यू करेगा, वैसे वैसे उसको रिजर्व्स के अंदर क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम गोल्ड रखना पड़ेगा एंड फॉरेन सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ेगी, तभी वो करेंसी को क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। डिफाइन कीजिए क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है, तो क्रेडिट मनी फ्रैक्शंस ऑफ द मनी सप्लाईज है जो कि क्रिएट किया जाता है कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा। कब, जब प्रोसेस की जाती है बोरोइंग्स एंड लेंडिंग ट्रांजेक्शन्स पब्लिक को जब बोरोइंग्स एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन दिया जाता है, जब बोरोइंग्स एंड लेंडिंग ट्रांजेक्शन किया जाता है पब्लिक के साथ कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, तब ये क्रेडिट मनी आता है, जहाँ पर मनी सप्लाईज क्रिएट की जाती है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा। लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ द M1 के कंपोनेंट बताइए। करेंसी एंड द कॉइन्स विद द पीपल, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक्स, ब्रैकेट के अंदर करंट एंड द सेविंग अकाउंट्स एंड द अदर डिपॉजिट्स ऑफ द RBI। डिस्टिंग्विश करके बताइए M1 एंड M2, डिफरेंस बताइए। M2 के अंदर इंक्लूड किया जाता है M1 जो कि हमने ऊपर देखा, एज वेल एज जो सेविंग डिपॉजिट्स है विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। What is the rationale behind the inclusions of the net demand deposits of the bank in the money supply management? Money demand as something held by the public. पब्लिक जो डिमांड करती है, पब्लिक जो रखती है, वही क्या होता है, मनी डिमांड होता है। Since the interbank deposits are not held by the public, interbank deposits होता है मतलब एक बैंक दूसरी बैंक को जो डिपॉजिट देती है वो क्या नहीं है, वो पब्लिक के पास रखा हुआ पैसा नहीं है, क्योंकि वो तो बैंक्स का पैसा है। दे आर नेटेड आउट, उनको बाहर निकालना पड़ता है टोटल डिमांड डिपॉजिट में से, जो कि अराउट की जाती है जब हम लोग नेट डिमांड डिपॉजिट निकालते हैं तब, यानी इंटरबैंक डिपॉजिट्स को हमको हटाना पड़ता है। डिफ़ाइन करके बताइए रिज़र्व मनी। रिज़र्व मनी किससे बोलते हैं, तो रिज़र्व मनी जो है उसके अंदर करेंसी इन सर्कुलेशंस आता है, बैंकर्स की डिपॉजिट्स आता है जो कि RBI के पास है एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI। नोट बताइए दो मेजर कंपोनेंट्स रिज़र्व मनी के। रिज़र्व मनी के दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, करेंसी इन सर्कुलेशंस एंड रिजर्व्स। करेंसी इन सर्कुलेशंस के अंदर करेंसी होती है पब्लिक के पास एंड कैश इन हैंड होता है विद द बैंक्स। रिजर्व्स जो होते हैं वो बैंक डिपॉजिट्स होते हैं जो कि सेंट्रल बैंक्स के पास होते हैं। डिस्क्राइब करके बताइए कैश रिजर्व रेशियो CRR। द बैंक्स इन द कंट्री की बैंक्स को रिक्वायर्ड है कि वो डिपॉजिट मेंटेन करके रखें सेंट्रल बैंक्स के पास, ताकि जो सेंट्रल बैंक है वो प्रिस्क्राइब कर पाए रिज़र्व रिक्वायरमेंट जो उसको करेंसी नोट्स प्रिंट करने के लिए चाहिए, वो रिक्वायरमेंट। या तो कैश रिजर्व्स रेशियो CRR मीट करता है सेटलमेंट ऑब्लिगेशन, जो भी अगर सेटलमेंट करना होता है RBI को दूसरी कंट्रीज से, तो उसको मीट करने के लिए भी ये किया जाता है। दूसरी कंट्रीज़ को पेमेंट करना होता है RBI को, तब उसके लिए वो सेटलमेंट के लिए भी काम में आता है। दे रिप्रेजेंट द बैलेंस मेंटेन बाय द बैंक्स इन द करंट अकाउंट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
ये कहाँ पर होता है? ये बैलेंस है जो कि बैंक के द्वारा मेंटेन किया जाता है करंट अकाउंट के अंदर, जो कि उन लोगों ने ओपन किया गया होता है रिजर्व बैंक्स के पास। राइट अ नोट ऑन द लिक्विडिटी एग्रीगेट्स कंप्लाइड बाय द आरबीआई। तो जो लिक्विडिटी एग्रीगेट्स है वो कौन सा L1 जो कंप्राइज करता है NM3, जहाँ पर सारी डिपॉजिट्स होती है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स की एक्सक्लूडिंग द NSC, उसको कंसिडर किया जाता है। L2 जो कंप्राइज करता है, L2 में क्या आता है? L1 टर्म डिपॉजिट्स विद term leading institutions and refinancing institutions, term borrowing by the financial institution and certificate deposit issued by the financial institutions। L3 में क्या आता है? L3 के अंदर L2 आता है प्लस बाय पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। उसके बाद देखते हैं, डिफाइन करके बताइए मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या है? तो मनी सप्लाईज डिफाइंड किया जाता है एम, कैपिटल एम से, इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाय एम बी, जहाँ पर जो कैपिटल एम है वो क्या है? मनी सप्लाई है, जो स्मॉल एम है वो मनी मल्टीप्लायर है, और एम बी जो है वो मॉनिटरी बेस है, या तो आप हाई पावर्ड मनी भी बोल सकते हो इसको। मनी मल्टीप्लायर एम को डिफाइन किया जाता है एज अ रेशियो जो रिलेट करता है चेंज इन द मनी सप्लाई, मतलब कितना चेंज हो रहा है मनी के सप्लाई के अंदर, उसको बोला जाता है एम, टू द गिवन चेंज इन द मॉनिटरी बेस। मॉनिटरी बेस के चेंज की वजह से मनी सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है, और उसको हमको बोला जाता है कि मनी मल्टीप्लायर है ये एम, जिसको बोला जाता है हमको। व्हाट वुड बी द इफेक्ट्स ऑफ द मनी मल्टीप्लायर? अगर बैंक होल्ड करके रखती है एक्सेस रिजर्व, अगर बैंक ज़्यादा रिजर्व होल्ड करके रखेगी तो क्या इफेक्ट आएगा? क्या इफेक्ट आएगा मनी मल्टीप्लायर में? तो ये कौन सा था? ये था आई। ये क्या था? ये आई था। तो आई का यहाँ पर एक एक ऊपर नीचे हो गया है। जहाँ पर जी लिखा था वहाँ पर क्या था? एच था। मतलब जो जी का क्वेश्चन था वो एच का आंसर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एफ़ का जो आंसर था उसके अंदर कंटिन्यूएशन में ही जी लिख दिया गया है, इसलिए। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे कि ये क्या है? आई वाला है, आई, तो आई के नीचे एम आएगा, तो एम के अंदर इसका आंसर दिया गया होगा। तो जो एडिशनल यूनिट्स ऑफ द हाई पावर्ड मनी है उससे एक्सेस रिजर्व्स हो जाता है कॉमर्शियल बैंक का, जो लीड करता है कोई भी जो लीड नहीं करता एडिशनल लोन। मतलब अगर ज़्यादा रिजर्व रखा जाएगा बैंक्स के द्वारा, कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा, तो वो लोग लेंड नहीं कर पाएंगे, एडिशनल लोन्स नहीं दे पाएंगे वो लोग। एंड देयरफॉर इस वजह से जो एक्सेस रिजर्व है वो लीड नहीं करेगा क्रिएशन ऑफ द डिपॉजिट, इससे डिपॉजिट्स क्रिएशंस नहीं होगा। अदर वर्ड्स में बोला जाए तो एक्सेस रिजर्व जो है वो आइडियल कंपोनेंट है रिजर्व्स का, एंड इस वजह से वो कोई इफ़ेक्ट भी नहीं क्रिएट करता मनी मल्टीप्लायर में। मतलब मनी का सर्कुलेशन और मनी का फ्लो नहीं होगा अगर हम लोग रिजर्व्स रख पाएंगे, तो वो मनी मल्टीप्लायर नहीं क्रिएट कर पाएगा। उसके बाद देखते हैं, व्हाट इफेक्ट डज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैव ऑन द मनी सप्लाई? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से क्या इफेक्ट पड़ेगी मनी सप्लाई पर? तो जब रिजर्व बैंक लेंड करता है, मतलब देता है गवर्नमेंट को WMA या तो OD, तो वो रिजल्ट किया जाता है कि जनरेशन्स होता है एक्सेस रिजर्व्स। मतलब एक्सेस रिजर्व होता है एक्सेस बैलेंस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स विद द रिजर्व बैंक। द एक्सेस रिजर्व दस created can potentially lead to increase in the money supply through the money multiplier process। इससे क्या हो जाता है? जब रिजर्व बैंक गवर्नमेंट को पैसा देती है WMA या तो OD की स्कीम्स के अंदर, तो वो रिजल्ट करता है जनरेशन ऑफ द एक्सेस रिजर्व्स। उससे क्या होता है? एक्सेस रिजर्व्स जनरेट होता है। एक्सेस रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? जो कॉमर्शियल बैंक्स है उनको RBI के पास रिजर्व रखना पड़ता है। ये एक्सेस रिजर्व की वजह से क्या होता है? इंक्रीज़ हो जाता है मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाता है।
थ्रू द मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस को चलाते हुए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द मनी मल्टीप्लायर इन द सिस्टम ऑफ 100% रिजर्व बैंक की? अगर बैंक पूरा पूरा डिपॉजिट रखते रिजर्व्स, मतलब आरबीआई के पास, तो जो डिपॉजिट्स है वो रिप्लेस कर देंगे करेंसी को एज अ रिजर्व। देयरफॉर मतलब पूरा पूरा क्या हो जाएगा हमारा, रिप्लेस हो जाएगा करेंसी जो कि सर्कुलेशन में फिल रहा है, वो सब डिपॉजिट्स के फॉर्म में आरबीआई के पास पड़ा रहेगा रिजर्व्स के फॉर्म में। एंड देयरफॉर उस वजह से कोई नया एक्स्ट्रा क्लेम्स क्रिएट नहीं हो पाएगा। एंड कोई नया मनी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता बाय द बैंक, यानी मल्टीप्लायर रुक जाएगा, उसके मल्टीप्लायर का इफेक्ट रुक जाएगा। डिफाइन कीजिए क्रेडिट मल्टीप्लायर, हाउ इज़ इट कैलकुलेटेड? कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है? तो क्रेडिट मल्टीप्लायर है वो क्या है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर है, या तो आप बोलो डिपॉजिट एक्सपांसन मल्टीप्लायर। इसको डिस्क्राइब किया गया है कि जो अमाउंट एडिशनल मनी की क्रिएट की जाती है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, कैसे, जब वो लैंड करती है अवेलेबल मनी को, तो इट हैज़ इन एक्सेस ऑफ द सेंट्रल बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट। अवेलेबल मनी इट हैज़ एक्सेस, मतलब जो भी उसके पास अवेलेबल मनी पड़ा है रिजर्व बैंक्स के डिपॉजिट्स और रिजर्व बैंक्स की जो रिजर्व्स है, रिजर्व बैंक्स के अंदर जो भी उसने रिजर्व्स रखे हैं उसको हटाकर जो भी उसके पास मनी पड़ा है उसमें से वो जो लैंड करती है बैंक्स, तो उससे क्या क्रिएट होता है, मल्टीप्लायर क्रिएट होता है। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है ऑफ द रिजर्व ऑफ द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। आरआरआर का रेसिप्रोकल होता है, मतलब आरआरआर का अपोजिट्स होता है। अगर रिजर्व रेशियो जो है वो 20% है तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना होगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई 0.20 तो कितना आ गया, 5 आ गया। क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाई रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो।